मार्जिन टू मेन स्ट्रीम एम्पावरमेंट बंगाल थ्रू सिविल राइट्स एंड लीगल जस्टिस के नाम पर आज एक प्रोग्राम होटल आइवरी इन में किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद था कि मुल्क में जो हालात है उस हालात से निपटने के लिए सिविल राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। इस हवाले से कल बॉम्बे से आए मिस्टर नदीम खान ने बहुत सारी बातें कही जो उन्होंने रिसर्च किया। अपने रिसर्च वर्क के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज मुल्क में कितने लोग परेशान हैं और किस तरह से ACPR जो है उनकी मदद कर रहा है। बंगाल के राजधानी कोलकाता में वो एक सेंटर खोलना चाहते हैं। इस मकसद से आज ये प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में मंजर जमील और एडवोकेट खुर्शीद के अलावा दीगर लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और इस प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने अपनी पुरमग्ज़ बातें कही। छोटनदा और सबसे बड़ी बात है कि अपूर्वा पोद्दार ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग से ये मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात है उससे मुसलमान किस तरह खुद को बचाए और किस तरह हम लड़ने के लिए दूसरे के साथ मिलाकर चलें। क्योंकि 10 में से 9 हमले कभी रिपोर्ट नहीं होते हैं और जो रिपोर्ट होते हैं उसमें पुलिस कभी भी हेट का एंगल इन्वॉल्व नहीं करती है। वो हमेशा ये कह देती है कि ये आपसी लूटमार थी, ये आपस का झगड़ा था, ये तमाम चीजें इस तरह से केसेस को बिल्ड कर देती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमले हैं ये कोई नई चीज नहीं है पूरे मुल्क में, ये काफी वक्त से चल रहा है। मुझे याद है कि 1997 में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी जिसमें उड़ीसा के एक मनोहरपुर में फादर ग्राहम स्टेन्स को उनके 2 बच्चों के साथ, जिनमें एक बच्चे का नाम टिमोथी जिसकी उम्र 6 साल थी और दूसरे बच्चे का नाम डॉल्टन जिसकी उम्र 8 साल थी, उन दोनों को एक वैगन में डाल के जला के मार दिया गया। वो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर जो है वो कोविड के लोगों जिनको मरीज थे उनका इलाज करता था। एलिगेशन क्या लगाया गया था? वही एलिगेशन जो आज भी लग रहा है कि कन्वर्जन का वो काम करते थे। और उस मॉब को जो आदमी लीड कर रहा था वो इस समय उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, और जो दूसरा आदमी उस मॉब को लीड कर रहा था वो मोदी 1 की गवर्नमेंट में सारंगी नाम का आदमी सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक प्रोफेसर सब्बरवाल थे। प्रोफेसर सब्बरवाल जो है वो वाइस चांसलर थे उज्जैन यूनिवर्सिटी के। इट इज अबाउट समवेयर इन 2003। सब्बरवाल साहब के चैम्बर में ABVP के लड़कों ने घुसकर इतनी उनकी पिटाई करी कि वो अपने चैम्बर में ही उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल जब पहुंचे तो ये पता चला कि आधे घंटे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब उनको मारने वाला, उनकी मॉब लिंचिंग जब हुई थी, उस पूरी भीड़ को जो लीड कर रहा था आदमी, उससे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, तोमर नाम का आदमी था, 2 बार जेल में मिले थे। तो ये जो मॉब वायलेंस है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, इसका जो रिलेशन है वो पॉलिटिक्स के साथ कितना मजबूत है उससे आपको अंदाजा लगना चाहिए। ये सोशल फिनोमेना नहीं है। सोशल फिनोमेना झारखंड में डायन के नाम से किसी विधवा औरत को मार देना, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेना, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल बेल्ट्स में चलता है। लेकिन जो मॉब लिंचिंग प्रॉपर तरीके से भीड़ को जुटाकर होती है वो पूरी पॉलिटिक्स के साथ है। तो 2014 के बाद क्या बदलाव आया ये अब हमें समझना है, क्योंकि मॉब लिंचिंग 1997 में भी हुई और मॉब लिंचिंग जो है वो 2003 में भी हुई। लेकिन एक फर्क आया, 26 मई 26 मई 2014
मुझे माफ करिएगा, मैं चाहता तो था कि मुझे अगर बंगाली आ जाती होती तो मैं भी बांग्ला में बोलता सबसे खूबसूरत और मीठी जबान में, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं हिंदुस्तानी में बात करने की कोशिश करूंगा। इट विल बी द मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो 2014 26 मई को मोदी साहब ने शपथ ली 4 बजे शाम के आसपास, और 7 बजे उसी दिन पूना की एक मस्जिद में मोहसिन शेख नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मस्जिद की सीढ़ियों में पीट कर मार दिया और सोशल मीडिया में लिखा गया कि हमने पहला विकेट ले लिया है। ये बाज़ाब्ता लिखा, और उसके मारने वाले जो की बहुत सारी बातें सुनी है प्रोफेसर पूर्वानंद से भी, हमारे मुखला दोस्तों से भी। मैं खुद भी कोर्ट से अरेस्ट का प्रोटेक्शन लेकर आपके सामने मौजूद हूं। लेकिन उन 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। जो मोहसिन शेख को मारने वाला आदमी धनंजय देसाई था, उसको जब मुंबई हाई कोर्ट से बेल मिली तो उस बेल ऑर्डर में जस्टिस साधना जाधव, जिनका नाम था हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने कहा द विजिबल आइडेंटिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह हाई कोर्ट का जज अपने बेल ऑर्डर में लिख रहा है कि मुसलमान होने की वजह से जो दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पजामा था, उसको देखकर मारने वाले को गुस्सा आ गया और उसने उसको मार दिया। इसमें उसकी कोई ज्यादा गलती नहीं है, और धनंजय देसाई को बेल मिल गई। इसने ये दिखाया कि जो पॉलिटिकल गेम था मॉब लिंचिंग का, मॉब वायलेंस का, उसको अब जुडिशियल प्रोटेक्शन भी हासिल है। ये एक बड़ा चैलेंज। अब हालात आपके और हमारे सामने हैं। रोज कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के वाकयात, बुलडोजर के वाकयात हो रहे हैं, और आप ये देखें कि मारने वाला हमारी पिटाई भी कर रहा है और हमारी वीडियो भी बना रहा है और वीडियो घुमा भी रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस वीडियो को थड़ा शेयर कर रहे हैं। आप अगर देखें तो जो मनफी वीडियोस होंगी, यानी कि जो निगेटिव वीडियोस होंगी, उनके व्यूज लाखों में होंगे। जो पॉजिटिव या कोई ठीक ठाक खबर वाली वीडियोस होंगी या खबर होगी, उसके व्यूज या हिट्स देखेंगे तो बहुत कम होंगे। ये होता है या नहीं होता जी? अब आप जाहिर सी बात है, इतना तो हम सब समझ सकते हैं ना कि कोई हमारी पिटाई का ही वीडियो बना रहा है और खुद ही वो डाल के प्रमोट कर रहा है, तो उसका तो कोई एजेंडा होगा। और अगर हम वो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस एजेंडे के ट्रैप में हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जी? ये भूत तो अब हमको हमारे जहनों से उतर जाना चाहिए कि हम कोई ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और सऊदी अरब और कुवैत और कतर और अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को टैग कर देंगे, यूनाइटेड नेशन को टैग कर देंगे, तो उससे कुछ हो जाएगा। 65,000 बच्चे, मजलूम आदमी, औरतें शहीद कर दिए गए फिलिस्तीन में। किसी की जबान खुली क्या जी? तो आप अगर यहां पर रगड़ दिए जाएंगे, पीटे जाएंगे, तो कोई बोलेगा? लड़ाई आपकी और हमारी। हमको ही अपने अंदर से हीरो तलाश करने होंगे, हमको ही अपने अंदर से लोग निकालने होंगे, और हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी। 45 रोगियास को दिल्ली से पकड़ा गया, उनके आंखों में पट्टी बांधी गई, हाथ बांध दिए गए और अंडमान के पास आगे ले जाके म्यांमार के सी बॉर्डर में उनको समंदर में फेंक दिया गया। कोई कुछ बोला क्या? या आपको याद होगा जब रोगिया का एपिसोड चल रहा था तो रोगिया से भरा हुआ एक शिप कभी इंडोनेशिया जाता था, कभी मलेशिया जाता था, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता था, लेकिन किसी भी कंट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
इंडोनेशिया और मलेशिया वाले खाना वाना भेज देते थे लेकिन आने नहीं दिया। आखिर में काफी लोग उसमें से डेथ कर गए, कुछ यूनाइटेड नेशन ने उठाए लेकिन किसी ने उसको एक्सेप्ट। तो ये जो हमको ये लगता है कि बाहर से कुछ मदद मिल जाएगी, ये एक ख्वाब है। और गल्फ के मुसलमानों की नजर में तो ऐसे भी इंडियन मुस्लिम सेकेंड ग्रेड सिटीजन, ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रैप है हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ में, मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूं कि सीए के बिल ने बता दिया है कि माइनॉरिटीज में एक क्लासिफिकेशन हो गया है कि माइनॉरिटीज में से मुसलमानों को एक अलग कर दिया गया है और बाकी माइनॉरिटीज को अलग कर दिया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा खुल कर बात कर रहा हूं। हालांकि क्रिश्चियन भी इससे अछूते नहीं है। पिछले साल 870 चर्चेस पे अटैक हुए हैं संडे की मास प्रेयर के टाइम, लेकिन उनकी कम्युनिटी का साइज इतना छोटा है कि वो शोर मचाना चाहते हैं तो भी शोर नहीं मच पाता है। तो अब मैं कह रहा था कि जाहिर सी बात है कि पहले मैदान में जंग नहीं लड़ी जाती और अब जंगें उस तरह से होती भी नहीं है। जंगें होती नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। आपको पिटाई के वीडियो दिखा दिखाकर वो आपको सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप में लेके आ रहा है कि आप साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर लें कि आप जब गाड़ी टोपी लगाकर सड़क पे चलेंगे, आप अपनी शनाख्त के साथ चलेंगे, आप अपने नकाब के साथ चलेंगे, तो आपके साथ अटैक होगा और उस डर से आप उस शनाख्त को छोड़ें। ये इसके पीछे का राज है। अब मुझसे वकील साहब कह रहे थे कि आपको कोई होप नजर आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी उससे, तो मुझे इस मुल्क से अभी बहुत उम्मीद है। हालांकि उम्मीद बात करते हुए डर इसलिए लगता है क्योंकि वक्त का जो नया बिल आया है जिसमें पूरी खबासत है, उसका नाम भी उम्मीद ही रखा गया। तो एक जगह है लातेहार नाम है झारखंड में, रांची से तकरीबन 5 घंटे दूर वो जगह है। तो वहां पर एक आदमी है आजाद नाम का। मैं आजाद से मिलने गया तो आजाद ने बताया कि मैं जानवरों का काम करता हूं। मैं आपको बहुत पुरानी स्टोरी सुना रहा हूँ। प्रोफेसर अपूर्वानंद अकेडमिया से उन्होंने बहुत एकेडमिक डिस्कशंस किए, लॉयर्स ने लीगल बातचीत रखी। मैं आपको एज एन एक्टिविस्ट ग्राउंड स्टोरीज बता रहा हूँ, उससे हम कुछ समराइज करें। तो आजाद ने बताया कि हम लोग गांव-गांव जाते हैं और जानवर खरीद के, बालू माठ हमारे पास में कस्बा है, हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर, वहां पर हम लोग हफ्तेवारी बाजार में जानवर बेचते हैं। मैं बस से उतर रहा था तो मेरा पैर मुड़ गया, तो मेरे पैर में बोझ आ गई, तो मैं चल नहीं सकता था और 18 किलोमीटर जानवरों को लेकर जाना था। तो मेरे बच्चा, जिसकी उम्र छोटू नाम था उसका निकनेम, उसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि आप जो है न जाए, आपके जो पार्टनर मजलूम अंसारी हैं जिनकी उम्र 35 साल है, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो मेरा बच्चा जानवरों को लेकर मेरे पार्टनर के साथ गया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ अभी तो यार इसकी उम्र 11 साल है, मैंने क्यों भेज दिया। तो मैं किसी तरीके से उन दोनों आदमियों का खाना वाना लेके, टिफिन लेके साइकिल से मैंने चलना शुरू किया और कुछ दूर पर मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक भीड़ उनको मार रही है और मारने के बाद उनकी जान चली गई। और मैं चिल्लाना चाहता हूं लेकिन मेरे गले से मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मेरे बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और फिर मेरे पार्टनर और मेरे बच्चे दोनों को मारने के बाद एक पीपल के पेड़ से दोनों को टांग दिया। आपको याद होगा दैट वाज द फर्स्ट मॉब लिंचिंग ऑफ झारखंड इन लातेहार, जहां पर एक 11 साल के बच्चे छोटू अंसारी और एक 35 साल के आदमी मजलूम अंसारी को मार दिया। ये तो एक स्टोरी हुई मॉब लिंचिंग की। उसके गांव के लोगों ने चंदा किया और 2 लाख रुपए इकट्ठा हुए और हमारी कम्युनिटी के एक वकील साहब को ये किया गया कि भाई ये अब ये
सजा दिलाएं इसमें जो लोग शामिल हैं। वकील साहब ने सामने वाली पार्टी से पैसे ले लिए और सबको बेल हो गई। मैं उसी बीच वहां गया था तो मुझे मालूम चला कि 2 दिन पहले एक अब्दुल सलाम नाम करके बहुत यंग सा लॉयर आया था और ये लोग होपलेस हो गए थे। अब इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, गांव के पास चंदा करने की ताकत भी नहीं बची थी और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस पूरे मामले की वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उस आदमी ने कहा कि अब तो तुम उम्मीद छोड़ चुके हो, तो पेपर हमें दे तो हम शायद कुछ कर लें। तो जब मुझे मालूम चला कि उसके पास ये पेपर है तो मैं उस वकील से मिलने गया। ये बात होगी मेरे ख्याल से 2017 के आसपास। तो जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने कहा यार जो सामने से वकील आ रहा है वो 50,000 रुपए पर हियरिंग लेता है, रांची से आता है, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कहीं बहुत अच्छी जगह से तुम पढ़े भी नहीं हो, अब तुम इस केस का करोगे क्या? तो तुम मुझे दे दो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, दूसरे वकीलों के जरिए मॉनिटर करूंगा। तो उस आदमी ने जो मुझे जवाब दिया मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसने कहा नदीम भाई, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए ना बहुत पढ़ाई की जरूरत है ना बहुत तजुर्बे की जरूरत है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए जुनून की जरूरत है और वो मेरे अंदर है। और उस आदमी ने उस केस में बगैर पैसा लिए 8 लोगों को उम्र कैद की सजा करा। तो मेरी नजर में जो अब्दुल सलाम जैसे लोग हैं वो हीरो और वही सोसाइटी बचा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो लाइक और शेयर के खेल में फंसे हैं वो अब्दुल सलाम जैसे लोगों को भूल गए हैं, हमको निशिकांत दुबे जैसे लोग याद। मुझे याद है कि एक वकील है राजू हेम्ब्रो जिनका नाम है, रांची के पास एक रामगढ़ जगह है। रांची झारखंड एट द टाइम ऑफ बीजेपी रूल झारखंड वाज द कैपिटल ऑफ द हेट क्राइम एज वेल एज अ मेवाड़। तो मैं जब राजू हेम्ब्रो अलीमुद्दीन अंसारी को जब लिंच किया गया तो 8 लोग उसमें शामिल थे। उसमें शहर के बजरंग दल का भी प्रेसिडेंट था और उसमें विश्व हिंदू परिषद का भी प्रेसिडेंट था। तो जिस दिन सजा का ऐलान होना था और उस केस को राजू हेम्ब्रो एक वकील है जो शादाब अंसारी के HRLA के कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ मिलकर देख रहे थे, पर राजू हेम्ब्रो खुद ये केस देख। राजू हेम्ब्रो एक आदिवासी वकील है जो रामगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। जिस दिन ये फैसला आना था 10,000 से ज्यादा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कोर्ट को घेर लिया था और ये इरादा था कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो राजू हेम्ब्रो को आज नहीं छोड़ेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। राजू हेम्ब्रो कोर्ट के फैसला आने के बाद दीवार कूद के मोटरसाइकिल से रांची पहुंचे हैं और आज तक वो वापस रामगढ़ नहीं जा पाए। लेकिन उस राजू हेम्ब्रो ने जिस केस में जमानत मिलने पर यूनियन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के जयंत सिन्हा ने मारने वालों को माला पहनाकर स्वागत किया था, उसमें से 7 लोगों को उम्र कैद की सजा कराई। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई, वो कभी रांची नहीं जा सके, रामगढ़ में प्रैक्टिस करते थे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जबान का मसला है, अंग्रेजी नहीं आती। तो एक वो आदमी जो आपके रिलीजन का नहीं, आपकी कम्युनिटी का नहीं, लेकिन इंसाफ दिलाने की इंटेंसिटी उसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि उसने अपना कैरियर तबाह कर दिया और आपके साथ खड़ा। इसलिए मुझे इस मुल्क से अपील हुई। मैं जब आ रहा था तो या APCR के इंट्रोडक्शन के वक्त हमारे राफे भाई ने बात की, खालिद सैफी का केस रेबेका जॉन कर रही है।
रेबेका जॉन तकरीबन 5 लाख से 7 लाख रुपए एक अपीयरेंस के लेती है। हम सब के कई सारे केसेस जो है वो सिब्बल साहब कर रहे हैं। सिब्बल साहब 50 लाख से 60 लाख रुपए एक हियरिंग का लेते हैं। हाई कोर्ट में 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट का। या जो है वृंदा ग्रोवर है, वो भी तकरीबन 7-8 लाख रुपए एक हियरिंग का लेती है। संजय हेगड़े साहब भी तकरीबन 10-12 लाख रुपए एक हियरिंग का लेते हैं। ये सब वकील हमारी कम्युनिटी से लेते हैं और इनकी एवरेज फीस 8 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक पर हियरिंग है। मैं तकरीबन जितने भी केसेस कर रहा हूं, ये सारे बड़े वकील उसमें इन्वॉल्व हैं। और एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, 2-3 को छोड़ दिया जाए, तो सारे लोग इनमें से मुसलमान नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ केसेस को छोड़ दें तो सारे केसेस मुसलमानों के, क्योंकि इस बार पिटाई मुसलमानों की हो रही है, किसी और की होगी तो उनके साथ भी खड़े होंगे। ये सारे वकील बगैर किसी पैसे के हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरा अपना ही केस है जिसमें मुझे पुलिस पहुंच गई बैंगलोर में उठाने के लिए। सिब्बल साहब 5 बार मेरे केस में आए। जब मुझे डीसीपी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया तो उसका पहला सवाल मुझसे ये था कि सिब्बल साहब तो 60 लाख रुपए लेते हैं हाई कोर्ट आने के, आप इतने पैसे कहां से लेकर आए? तो जाहिर सी बात है कि हमको दोनों रुख देखने पड़ेंगे और आपको बार बार वो रुख दिखाया जा रहा है जिससे आप इस हुकूमत के जो जराइम है उसको में ये तस्लीम कर लें कि आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन हैं। वो आपको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं और जब आप वो तस्लीम कर लेंगे तो उनका एजेंडा फिर पूरा है, जो चाहते हैं वो आपके साथ करेंगे। तो हमको लगातार इस बात को भी करना पड़ेगा कि 2 तरह की लड़ाइयां होती हैं, एक पॉलिटिकल बैटल होती है और एक लीगल बैटल। पॉलिटिकल बैटल में हमको 5 साल में एक बार चांस मिलता है। लीगल बैटल में हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं। मैं जुडिशियल प्रोसेस को रोमांटिसाइज करने के लिए, उसकी बहुत तारीफ करने के लिए यहाँ पे नहीं हूं, लेकिन हमारे पास डेमोक्रेसी में एक यही ऑप्शन मौजूद है। हम लाख कोर्ट को गालियां दे लें, लाख वकीलों की बुराई कर ले, सिस्टम को 2000 बातें कह ले, लेकिन अगर हमारा बच्चा कोई पकड़ लिया जाएगा या उसके साथ कोई मामला होगा तो हम क्या करेंगे? जी, कोर्ट से रुजू करेंगे। ऑप्शन तो वही है। अब उसमें उधर की भी आइडियोलॉजी के लोग हैं, इधर की भी आइडियोलॉजी के लोग हैं, ऐसे समाज में। तो जब बेंच बनती है तो मालूम चल जाता है कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन 5 साल तक तो इंतजार नहीं किया जा सकता ना। जिसका बच्चा दंगे में जेल में बंद हो गया है, अगर हम उससे कहें कि पहले मेहनत करो, सरकार जाएगी, मोदी जी जाएंगे, नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, नए जज आएंगे, तब हम तुम्हारी बेल डालेंगे, वो इंतजार करेगा? वो तो इंतजार नहीं करेगा। तो हम सब लोग, ये 2 तरह की लड़ाई है। एक में आपने 4 साल पहले जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोल होना चाहिए बंगाल के लोगों ने प्ले किया कि बीजेपी को यहाँ शुरू में जैसा कहा जा रहा था कि नंबर बढ़ जाएंगे, वो नंबर नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब बहरहाल बीजेपी सेंटर में 4 साल तक है और हम जब ये बात करते हैं, ज्यादातर इस हॉल में मुसलमान मौजूद हैं, तो मेरे एड्रेस में भी वही शामिल है। हम ये कहते हैं कि हम वो उम्मत है जिसके पांव में कांटा चुभे तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करे, ये हम कभी सुनते आ रहे हैं। जी, आप क्या तो एनआरसी नहीं हुई, लेकिन 19,66,000 लोग इस मुल्क में आसाम के स्टेट में शामिल हैं जिनके आधार कार्ड सीज होने हैं और जिनको एनआरसी से बाहर कर दिया गया।
4,500 लोग अभी भी डिटेंशन सेंटर में लगभग रह रहे हैं। 800 से 1200 के बीच में खवातीन अभी भी डिटेंशन सेंटर में रह रही हैं। 6 डिटेंशन सेंटर अभी भी आसाम में है। कोकराझार का डिटेंशन सेंटर सिर्फ औरतों के लिए है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन हम जब फलस्तीन की बात करते हैं तो हमारी साथ में कुछ मजबूरियां हैं। अब नेशन स्टेट का तस्वुर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे साथ। तो हम लोग पूरे मुल्क में लीगल एडवोकेसी का काम करते हैं, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन लंबा है लेकिन मैं कुछ आप जब तक थकेंगे नहीं मैं भी नहीं थकूंगा, तो थोड़ी बातचीत करेंगे और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। तो थोड़ा पढ़ाएं इसको आगे। इसके प्रेसिडेंट हैं और मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। मैंने 3 साल पहले इसको टेक ओवर किया था और उसके बाद हमने पूरा काम करने का स्टाइल बदला है। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स में हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। बढ़ाते चलिए, जब मैं तब तक मैंने को तब तक मत रोकती है। ये एक नंबर्स है। 18 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। 16 स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज हैं। 300 शहरों में हमारे पास में प्रॉपर एक लीगल टीम मौजूद है और तकरीबन जो है 2200 से ज्यादा केसेस हम लोग इस वक्त पूरे इंडिया में देख रहे हैं। 2200 से ज्यादा केसेस हम लोग पूरे इंडिया में देख रहे हैं। उसमें रिटायर्ड जजेस हमारे साथ शामिल हैं, वकील हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। तो ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का। ये रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर भी शेयर हो जाएगी, अगर आप वहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर नोट करा लेंगे। ये ओवरऑल पेनिट्रेशन है कि किस स्टेट में क्या पोजीशन है, कहाँ नहीं। नेक्स्ट, ये कुछ केसेस हैं, बढ़ाते चलिए, मैं जहाँ चाहूँगा रोक लूँगा, बहुत लंबा हो जाए। थोड़ा सा आप इतनी तेज चले, मैं नहीं पकड़ पाऊँगा। पीछे आ रही है और पीछे आइए। अब इस देश में एक पॉलिसी चल रही है जिसका नाम है शूट द मैसेंजर। शूट द मैसेंजर की पॉलिसी ये है कि हम कारपोरेट मीडिया से जो जमीन की खबरें हैं उसको आने नहीं देंगे, और जो जर्नलिस्ट, जो सोशल मीडिया के लोग उसको लेकर आएंगे हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो कश्मीर में 47 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, और मसलन जहरा से लेकर महाराष्ट्र तक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल अखबारों के लिए लिखते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से 20 के केसेस एपीसीआर देख रहा है। कुछ को बेल मिल चुकी है, कुछ की बेल के लिए फाइट कर रहे हैं। जब पहली बेल इस मामले में मिली थी उसमें एक गार्जियन के, इंग्लैंड का अखबार गार्जियन है, उसके जर्नलिस्ट थे मन्नान दार, उनको हमने बेल कराई थी। दूसरा एक मसला ये है कि कश्मीर अभी बहुत चर्चा में, रिपोर्ट पुरानी है कि कश्मीरी कहीं भी नजर आया उसकी पिटाई करना बीजेपी वालों का धर्म है। तो उसमें क्या है कि साहब जहां भी नजर आ जाए, तो पिछली बार क्या हो रहा था कि उनकी पिटाई करके उनको छोड़ देते थे। लखनऊ में इस बार उन्होंने क्या किया कि पहले उनकी पिटाई करी, उनका सामान छीना और पुलिस से केस करा के उनको जेल डाल दिया। तो हम लोग इस बार उनके खिलाफ, एपीसीआर के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हम लोग उनके खिलाफ कोर्ट गए, और कोर्ट जाने के बाद हमने उन लोगों को जेल कराया जिन्होंने पिटाई करी, और फाइन उनका वापस दिलाया जितना सामान उनका लूटा गया था। तो इसमें मन्नानदार का भी जिक्र होगा, आगे और भी जिक्र आ जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए। एक और इसी पॉलिसी के तहत आपको याद होगा कि त्रिपुरा में दंगे हुए थे, तो किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार ने नहीं लिखा, तकरीबन 12 मस्जिदें त्रिपुरा में जलाई गई, और जिन बच्चों ने सोशल मीडिया में लिखा था उनके खिलाफ केसेस बुक कर दिए गए थे। 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था कि आपने इनको ट्विटर या फेसबुक पे पोस्ट क्यों किया,
और उसमें 92 जो है वो 92 स्टूडेंट्स थे। और वो टारगेट ये था कि जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं इसको भी हम एक बार क्रश कर देंगे, तो जहां पर हम पिटाई करेंगे तो कोई आवाज आगे नहीं आएगी, मीडिया तो हमारे कंट्रोल में है। और सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उनको हम एक बार कहीं यूएपीए न सही, जेल न सही, एक बार दिल्ली यूपी से अगर इनको त्रिपुरा जाना पड़ गया तब इनको सब समझ आ जाएगा। तो इस पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बाकी सारे केस को हम लोगों ने क्वैश कराया। नेक्स्ट ले लीजिए। अब मैं आज यहां पर इसलिए हूं कि बिहार के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कहां का होगा जी। तो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी वो ये रिपोर्ट कहती थी कि सबसे ज्यादा हेट क्राइम के इंसिडेंट जो रिपोर्ट किए गए वो महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा हेट क्राइम के। अब उसमें बड़ा आपको मजेदार वाकया सुनाता हूं। एक फिल्म आई थी कश्मीर, वो केरला स्टोरी जी, याद होगा आपको। पहले कश्मीर फाइल आई, फिर केरला स्टोरी आई। तो हमारे फिर उसके बाद कोल्हापुर में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह, वहां दंगा हुआ। तो हमारे कई दोस्त वहां पर एपीसीआर की टीम गई रिपोर्ट के लिए और मदद के लिए। तो पता चला कि वहां 12 पिक्चर हॉल है कोल्हापुर शहर के अंदर, और 12 के 12 पिक्चर हॉल में एक ही फिल्म चल रही है। तो किसी ने पता किया तो मालूम चला कि कोई मराठी फिल्म मेकर अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता था। तो ये मालूम चला कि 1 महीने के लिए सारे 12 पिक्चर हॉल बुक कर दिए गए और बसें लगी हैं जो दिन के वक्त आसपास के गांवों से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लेकर आती हैं, बगैर किसी टिकट के पिक्चर दिखाती हैं। और रात के जो शोज है 6 से 9 और 9 से 12 वो शहर के लोगों के लिए फ्री है। दिन के वक्त 12 से 3, 3 से 6 गांव वाले, और रात के वक्त शहर वाले। तो जाहिर सी बात है कि जब नफरत इस तरह बांटी जाएगी तो वो तो फिर पिक्चर हॉल से समाज में भी नजर आएगी। अब ये अकोला की तस्वीर है, अकोला में दंगा हुआ, 102 आदमी के खिलाफ दंगा करने में एफआईआर करी गई। अब आप अंदाजा ये लगाएं कि जब दंगा होता है दो कम्युनिटीज के बीच में, तो 102 लोगों में कितने मुसलमान पे एफआईआर होनी चाहिए और कितने हिंदू पे होनी चाहिए? जस्ट मैं आपका से सवाल पूछता हूँ जी। 90% और 90 तक जी, थोड़ा बैलेंस जी। 102 में 98 जी, 98 मुसलमान थे। अब उसमें हम लोगों ने वो बेल में श्योर करी, तो कुछ एक केस हम लोगों ने डाले। नेक्स्ट ले लीजिए। अब एक नया मसला और है। मैं सपोज करिए कि कलकत्ता आया हुआ हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, आधार कार्ड दिल्ली का है। अब अचानक से मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुआ है। फिर मेरी एफआईआर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से मुझे बेल मिल जाए। अब मुझे बेल के लिए श्योरिटीज चाहिए होंगी, और श्योरिटी बंगाल में तो मसला नहीं है, लेकिन यूपी में मसला है। यूपी में बुलडोजर से लोग डरते हैं, तो वहां एक मसला है। सिद्दीक कप्पन साहब जो है वो जा रहे थे, आपको मालूम होगा, हाथरस, और उनको पकड़ के जेल डाल दिया गया। मैंने अलग अलग डिस्कशन कर रहा हूँ, वेरियस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो कप्पन साहब को जेल डाल दिया गया, 2.5 साल के बाद छूटे। तो अब 4 लोग चाहिए थे, 2 लोग चाहिए थे यूएपीए के केस में और 2 लोग चाहिए थे पीएमएलए के केस में, बेल के बाद श्योरिटी के लिए। तो लखनऊ में एक बहुत सीनियर एक्टिविस्ट है, फॉर्मर वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा, उन्होंने बेल की श्योरिटी ऑफर करी, मैंने लाइन अप किया, और हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त थे उन्होंने ऑफर करी। अब 2 और चाहिए। तो हमारे एक जुलूस भाई हैं जानने वाले, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने हमारे एक एपीसीआर के यूपी के हमारे जो जिम्मेदार हैं उनके पास गए, बोले यार मैं रात भर से सो नहीं पा रहा हूं,
ये जज्बा मौजूद है अभी भी, बुलडोजर, लठ, डंडे, योगी सबके बावजूद। तो उन्होंने कहा यार ये आदमी को बेल मिल गई है और ये घर नहीं जा पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका कुछ होना चाहिए और इसको फिर तो ये हुआ कि भाई अगर आप तैयार हैं तो आप दे दीजिए। बोले मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं जमानत देने को तैयार हूं। तो हम लोगों ने 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनके नाम से अरेंज करा। आप यकीन मानिए कि जैसे ही वो बेल बॉन्ड बना है और जमा हुआ है, 2 घंटे के अंदर 40 पुलिस वाले यूनुस भाई के घर में पहुंचे और फिर वो यूनुस साहब को उठा के लेके पुलिस स्टेशन आ गए और 2 दिन तक उस आदमी को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा कि इसको विड्रॉ करना। लेकिन वो यूनुस भाई बोले अब तो चाहे मर जाऊं तुम्हारे थाने में, लेकिन विड्रॉ तो नहीं करूंगा। तो मैं कह रहा हूं ये ऐसे ही सारे काम नहीं चल रहे। वकील के बराबर में कोर्ट वाले खड़े हुए हैं, डॉक्टर अलीमुल्ला खान नाम है। मैंने इनको फोन किया कि यार वो सिद्दीक अप्पन की बेल नहीं हो पा रही। इन्होंने कहा मेरी कार के पेपर मैं लेके पहुंच जाता हूँ, जहाँ बता दीजिए। आदमी पहुंच गया वहां पर। अब जाहिर सी बात है यूपी में जिस तरह का मामला है, जिन्होंने सिद्दीक अप्पन की बेल ली होगी उनकी फाइलें तो योगी के पास पहुंची होगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी सोसाइटी अभी भी जिंदा है। इसलिए नाउमीदी की कोई जरूरत नहीं है। जी बंगाल है इलेक्शन की बात कर रहे हैं सरकार, आप भी बात करेंगे। अगर कहें तो खत्म कर दो, नहीं अगर आप कहें आपको इससे पहले मालूम था कि ये सिद्दीक अप्पन के बेल के मसले में क्या है। हम तारीख और दूसरी जगहों का मुताला इसलिए करते हैं कि कल को जब हमारे साथ हो तो हम पहले से प्रिपेयर हो चुके हैं। इसको केस स्टडी कहते हैं। आई एम डिस्कसिंग द केस स्टडी कि कल को अगर उधर हुआ है तो आपके साथ भी होगा। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर हो सकता है आपकी हुकूमत बदल जाए तो आपको भी उसी सब चीज़ों का टेस्ट करना पड़ेगा जिन चीज़ों का टेस्ट गुजरात और उत्तर प्रदेश वाले कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई फौरन पुड़िया बांटनी होती तो इतनी आसान चीज़ तो नहीं है कि कोई फौरन पुड़िया बांटनी होती तो मैं आपको पुड़िया दे दूँगा। नेक्स्ट पेज ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। अब पीएफआई पे बैन लगाया गया। अब पीएफआई के नाम से जब बैन लगाया गया तो पीएफआई के जो मेंबर्स थे वो बहुत लिमिटेड मेंबर पूरे देश में, बहुत ज़्यादा कहीं कोई मेंबर्स जो है वो पीएफआई के थे नहीं। लेकिन सीए के टाइम से लेके अब तक की एक लिस्ट हर जगह की पुलिस के पास थी। उसने क्या किया कि जो लोग भी सीए के प्रोटेस्ट में कहीं भी एक्टिव हैं उनको पीएफआई के नाम से अंदर डाल दिया। पीसा भी पीएफआई का ताकत था, उसने पीएफआई का नाम भी नहीं सुना होगा। तकरीबन 225 लोगों की हमने बेल कराई है जो पीएफआई के नाम से जुड़े हैं। अब जो ये माहौल है वो माहौल अपने आप एक दिन में नहीं बना है। इसको सिस्टमैटिक हेट कहते हैं, यानी कि कोई एक आदमी हेट बोलेगा फिर कोई दूसरा उसको पढ़ाएगा, और इसमें न्यूज चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक चैनल है IBN 7, उसमें कोई वर्मा साहब आते हैं, बहुत पॉपुलर है। उन्होंने एक सीरीज बनाई गज़वा-ए हिंद के नाम से, और यकीन मानिए कि वो कोई एक नॉर्मल नॉन मुस्लिम जिसका मुस्लिम सोसाइटी से या मुसलमान दोस्तों से कोई बातचीत कोई लेना देना नहीं है, वो उसको अगर देख ले तो उसको रात भर नींद नहीं आए और वो दहशत में आ जाए कि अगले दिन ही लग रहा है काबुल से घोड़े चल पड़े हैं और सुबह सुबह दिल्ली में कब्जा कर ले। हम लोग जो है उसके खिलाफ
कोर्ट में गए, एमबीडीएसए में गए, 6 महीने तक हमने इस केस को फॉलो किया। मैं ये स्पेसिफिक केस इसलिए बता रहा हूँ कि वी हैव टू बिल्ड अ टीम एट हियर। यहाँ पर हम अगर एक टीम बनाएंगे तो ये सारे काम हमको यहाँ पर करने होंगे। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग एट हियर। तो 6 महीने की मशक्कत के बाद कोर्ट ने उन पर फाइन लगाया, ठीक ठाक माफीनामा चलवाया, आगे से इस टॉपिक पर कोई प्रोग्राम न करने की ताकीद। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एक लंबा काम है, इसमें बहुत ढेर सारे लोग चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे चाहिए जो टीवी चैनल देखें इसी के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा, जिसमें वो कुछ लोगों को बताएं कि इस कंटेंट के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। बेंगलोर में टीम है जो कर्नाटक का कन्नड़ स्पीकिंग जितने भी चैनल हैं उनके खिलाफ, उनके पास 15-20 लोग हैं जो रोज उन चैनल्स को देखते हैं और उसमें इस तरह का कोई पॉइजनस कंटेंट आता है तो फिर एक लीगल टीम को वो लिखते हैं कि ये टीम में इतने बजे से इतने बजे इतने मिनट ये आदमी ये बोला है, और उसके खिलाफ वो कोर्ट भी गए और काफी लंबा फाइन भी उन्होंने करवाया है। तो अगर हम बंगाल के कंटेक्स्ट में जब बात करेंगे तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल लेवल पर ला सकते हैं। नेक्स्ट डेली ये चेहरा आप देखिए जरा, इसमें तकलीफ भी है और इंस्पिरेशन भी है। ये आफ्ताब है। आपने कभी आफ्ताब के बारे में नहीं सुना होगा। आफ्ताब नोएडा में एक टैक्सी चलाते थे और एयरपोर्ट से उन्होंने कुछ लोगों को लिया ग्रेटर नोएडा में जाने के लिए। रास्ते में उन लोगों ने आफ्ताब से नफरती बातें शुरू करी और आफ्ताब को यह एहसास हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है, तो उसने अपने बेटे को फोन किया और बेटे ने कुछ बातें सुनी, सिर्फ फोन दबा दिया और भलो भलो कुछ नहीं बोला, और वो बेटा उधर से सुन रहा था। आखिरी की कुछ बातचीत बेटे ने टेलीफोन पे अपने रिकॉर्ड की। फिर उसने पुलिस को फोन मिलाया, पुलिस ने इधर देखा उधर देखा, कुछ नतीजा नहीं हुआ। सुबह आफ्ताब की लाश मिली और वो जो ऑडियो है उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये प्योरली रिलीजियस आइडेंटिटी पे, मजहबी शिनाख्त पे उस आदमी की मॉब लिंचिंग करके जान की गई। अब आफ्ताब के लिए, आफ्ताब रहने वाले दिल्ली में थे। दिल्ली सरकार ने ये अनाउंस किया था कि अगर हमारे यहाँ कोई हेट क्राइम या मॉब लिंचिंग के तहत किसी शख्स की जान जाती है तो 1 करोड़ रुपए हम देंगे। लेकिन आफ्ताब मुसलमान थे तो आम आदमी पार्टी ने कहा लिंचिंग तो हुई है दिल्ली के आदमी के, लेकिन यूपी में हुई इसलिए हमने दी। तो हम लोगों ने एक केस वहां कर रखा है, एक केस बुलंदशहर लोकल कोर्ट में देख रहे हैं, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में देख रहे हैं। तो एक ये नॉर्मल इंसिडेंट बन जाता है। अब इसका एक दूसरा पहलू और भी है कि हम कैसे इस तरह के लोगों से जुड़ सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। आफ्ताब के 3 बेटे थे, तो पहले बेटे को तो मैंने एक वहाँ पर अल्फला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी से कह के अपने ऑफिस के अकाउंटेंट से, वहाँ पर वो अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, बीकॉम किया था बेटे ने। दूसरा बेटा उनका 12वीं करके आया था, तो APCR की तरफ से हमने उसको इंजीनियरिंग की JEE की कोचिंग स्पॉन्सर करी। हालांकि हमारे डोमेन में नहीं था, लेकिन बहुत हालात ऐसे थे जो करना हुआ। फिर मैंने कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों से बात करी, उन्होंने दूसरे बेटे की मेडिकल की कोचिंग स्पॉन्सर करी। एक बेटे ने IIT निकाला, एक बेटे ने MBBS निकाला। तो ये जो स्टोरीज है ना, इनमें अपने आप में पूरी सोसाइटी साथ साथ चल रही है। अब ये हापुड़ का केस आपके सामने याद होगा। आपको याद होगा हापुड़ में कई साल पहले लिंचिंग हुई थी। कासिम नाम के आदमी को गोश्त का था, उसको मार दिया था। वो पानी मांग रहा था, लोग उसमें पानी फेंक रहे थे। फिर बाद में NDTV ने एक वो करा था स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें मारने वालों ने भी कबूला था कि हाँ हमने मारा है। इस केस को हमने 6 साल लड़ा और 6 साल में 4 बार फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जब जज को डिसीजन देना होता था तो ट्रांसफर कर दिया जाता था।
आरएसएस के लोगों ने फैमिली को एक जगह बुलाया और सामने 1 करोड़ रुपए रखे। उसमें एक आदमी था जो डेथ हो गई, तो एक आदमी आई विटनेस था जिसकी बुजुर्ग था, वीडियो बहुत चला रहा है, जिसकी दाढ़ी खींची जा रही है, लंबी दाढ़ी, और पिटाई हो रही है। वो सरप्राइजिंगली बच गए थे, तो वो आई विटनेस थे। तो उनकी फैमिली को बुला के 1 करोड़ रुपए रखा कि ये पैसे ले लो और केस विड्रॉ कर लो, वरना ये पैसे तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर देंगे, मतलब कि तुम जो है वो मरवा देंगे या जो भी है। अब इस केस के लिए वृंदा ग्रोवर जो बड़ी वकील है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट करती है, दिल्ली से हापुड़ के कोर्ट में 32 बार गई, 32 टाइम्स विदाउट एनी कॉस्ट, 32 टाइम्स। इसमें 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, एक जुवेनाइल भी है, और जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए, हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस को लौटे। नेक्स्ट ले लीजिए। ये केस आप नासिर जुनैद का देख ही रहे होंगे, जो हरियाणा का है। इमेजेस आर स्पीकिंग वेरी मच, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। नेक्स्ट ले लीजिए। अब ये मौलाना साहब को मार दिया गया है, ये ट्रेन में जिसने नाम पूछ के मारे हैं उसका मामला है। नेक्स्ट ले लीजिए, चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, बहुत टप्पा हो जाएगा। नेक्स्ट बना दीजिए, बना दीजिए। अब ये जो केसेस हैं कुछ कुछ एंटी मुस्लिम वायलेंस के, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के केसेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, ये उन केसेस के नंबर है। दिल्ली दंगे में 1400 लोग पकड़े गए थे, जिनमें 1100 लोग के आसपास, रफली बता रहा हूँ क्योंकि सरकार ने कोई डेटा कभी नहीं दिया, वो मुसलमान थे, बाकी नॉन मुस्लिम्स थे। मुसलमानों के ऊपर सेक्शंस हेवी थे, नॉन मुस्लिम पे सेक्शन लाइट थे। तो इस पूरे प्रोसेस में 350 के आसपास लोगों की पेड एपीसीआर में करवाई, और ये केसेस जो है वो अभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। अब